हेलो गाइस, आप देख रहे हैं फ्लाइंग करियर पॉइंट। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, इससे पहले की वीडियो में भी हम लोग अभी सिंधु सभ्यता के विषय में पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने कालक्रम तक पढ़ लिया था कि सिंधु सभ्यता का काल क्या रहा है। तो इसमें मैंने बताया था कि सारे वैज्ञानिक अभी जितने भी वैज्ञानिकों ने अपना मत दिया है वो सभी वैज्ञानिक या इतिहासकार एक मत नहीं है और सब ने अपना अपना अलग अलग तर्क, अलग अलग जो है टाइम पीरियड बताया है। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सिंधु सभ्यता का विस्तार कहाँ तक रहा है। तो इस विषय में चलिए आइए देखते हैं और एक एक करके जानेंगे कि अब तक इस सभ्यता के 1400 बस्तियाँ प्राप्त हुई हैं। तो अभी तक जो है जितनी भी जो है खुदाई हुई है सिंधु सभ्यता की के विषय में, तो उसकी अब तक 1400 बस्तियों को जो है प्राप्त किया गया है। ये भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान के अलग अलग क्षेत्रों में ये बस्तियां पाई गई हैं। इसमें 475 पाकिस्तान में है और जबकि 925 भारत में पाई गई हैं। ये जो है क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकता है कभी भी कि भारत में कितनी बस्तियां खुदाई में प्राप्त हुई हैं और पाकिस्तान में कितनी बस्तियां प्राप्त हुई हैं। इसके बाद आता है कि 40 सिंधु नदी क्षेत्र में बस्तियां प्राप्त हुई हैं। जिस सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता पड़ा है, तो इसको पहले ये जो है समझा गया था कि सिंधु सभ्यता जो पनपी है, जो विकसित हुई है, वो सिर्फ सिंधु नदी क्षेत्र के आसपास इर्द गिर्द ही इसका विकास हुआ है, किंतु बाद में इसका विस्तार भारत के, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के अन्य क्षेत्रों में भी इसका विस्तार पाया जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, ये बहुत ही विडंबना की बात है कि जिसका नाम सिंधु नदी, सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा, न सिंधु नदी क्षेत्र में सिर्फ 40 बस्तियां ही अभी तक खुदाई में प्राप्त हुई हैं और 1100 बस्तियां सिंधु गंगा मैदान में पाई गई हैं, जो कि जो है कुल बस्तियों का 80% है। ये जो है 1100 बस्तियां सिंधु और गंगा का जो मैदान है, सिंधु नदी से लेकर के गंगा नदी के बीच का जो मैदान पाया जाता है, आप लोग जो है नक्शा में जो है देख सकते हैं, नक्शा उठा करके देखिएगा तो सिंधु नदी जहाँ बह रही है वहाँ से लेकर के गंगा तक का जो बीच का जो है एरिया आता है, वहाँ पर 80% तक बस्तियां प्राप्त हुई हैं, यानी कि 1100 बस्तियां प्राप्त हुई हैं। वर्तमान में पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और भारत में इसका विस्तार पाया जाता है। अफ़गानिस्तान में केवल मुंडी गाक और शुर्तगोई नामक स्थान पर इसका विस्तार मिला है, बाकी अन्य क्षेत्रों पे नहीं मिला है। मुंडी गाक और शुर्तगोई ये बहुत पूछा जाता है, बहुत क्वेश्चन आता है। इसके बाद पाकिस्तान के बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब में इसका विस्तार पाया जाता है। तो पाकिस्तान का जो है पूछ सकता है अगर आता है, अफ़गानिस्तान का है कि कहाँ कहाँ जो है इसका विस्तार पाया गया है, कहाँ कहाँ से खुदाई के इसके साक्ष्य मिले हैं। तो मुंडी गाक, अफ़गानिस्तान का मुंडी गाक और शुर्तगोई, ये याद रखिएगा। जबकि पाकिस्तान में बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब, ये 3 प्रांत हैं, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब। बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब, ये 3 क्षेत्र मिले हैं। बलूचिस्तान प्रांत से सुतका गंडोर, सुतका कोह, डावरकोट और बालाकोट ये जो है मुख्य स्थल पाए गए हैं। इनके अलावा और भी खोजे गए हैं, लेकिन मुख्य रूप से यही 4 जो है इनका नाम आता है। इसके बाद सिंध प्रांत की बारी आती है, तो सिंध से सबसे जो महत्वपूर्ण स्थल है वो मोहनजोदड़ो स्थल है। इसके बाद चनहूदड़ो, आमरी, कोटदीजी, अलीमुराद ये प्रमुख स्थल पाए गए हैं। इसके बाद पंजाब प्रांत का नाम आता है, तो पंजाब से सबसे महत्वपूर्ण है वो है हड़प्पा। हड़प्पा की खुदाई जो है वहाँ पर सबसे पहले हुई थी। इसके अलावा जो कुछ अन्य स्थल पाए गए हैं पंजाब प्रांत से, तो वो ये पंजाब जो है ये पाकिस्तान वाला पंजाब है। तो यहाँ से हड़प्पा, डेरा इस्माइल खान और जलीलपुर, रहमान ढेरी, गुमला, चकपुरवाने आदि इतने प्रांत पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि भारत से कौन कौन से
भारत के क्षेत्र से किस किस प्रांत से या किस किस राज्य से कौन कौन से क्षेत्र प्राप्त हुए हैं, तो इसके बारे में चलिए आइए देख लेते हैं हम लोग। इसके बाद आते हैं भारत में जो है इसका विस्तार कहाँ कहाँ हुआ है, इसको देख लेते हैं कि जम्मू कश्मीर में ये मांडा पड़ता है क्षेत्र। मांडा इसका सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी क्षेत्र है। अगर ये पूछ लेता है कि सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी क्षेत्र कौन सा है जहाँ के खुदाई हुई है और वहाँ से सिंधु सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं, तो वो जम्मू कश्मीर का मांडा है। इसके बाद आते हैं पंजाब। ये भारत का पंजाब क्षेत्र है जो भारत के हिस्से में है, पंजाब राज्य। यहाँ से रोपड़, कोटल, निहंग, खान और संघोल ये जो है मुख्य स्थल हैं जो कि पाए गए हैं। हरियाणा से बनावली है, मिताथल है और राखीगढ़ी है, ये मुख्य स्थल है। कालीबंगा नाम का इस क्षेत्र पाया गया है खुदाई में। उत्तर प्रदेश के मेरठ से, उत्तरी राजस्थान से कालीबंगा जो कि गंगानगर ज़िला है, गंगानगर ज़िले से कालीबंगा नामक स्थान से सिंधु सभ्यता के साक्ष्य पाए गए हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश आ जाता है, तो उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। यहाँ से मेरठ के आलमगीरपुर में हिंडन नदी है, तो हिंडन नदी वहाँ पर जो है आलमगीरपुर जो है क्षेत्र आ जाता है। तो ये जो है सबसे पूर्वी क्षेत्र है, ये सबसे पूर्वी क्षेत्र है। अक्सर जो है इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है कि सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी क्षेत्र कौन सा है, तो वो उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में आलमगीरपुर है। फिर सहारनपुर आ जाता है। सहारनपुर जो है ये बड़ा गांव तथा हुलास ये पाया गया है। गुजरात के कच्छ की खाड़ी, इसके बाद आ जाते हैं गुजरात। गुजरात को दो भागों में बांटा जाता है, गुजरात की कच्छ की खाड़ी और गुजरात की खंबात की खाड़ी। तो कच्छ की खाड़ी में देसलपुर, सुरकोटदा और धौलावीरा पाया गया है, जबकि गुजरात के खंबात की खाड़ी में लोथल, रंगपुर और रोजदी पाटन ये मुख्य स्थल पाए गए हैं। और महाराष्ट्र के अहमदनगर ज़िले में दैमाबाद ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दैमाबाद जो है इससे जो है एक स्थल प्राप्त हुआ है। तो ये अक्सर जो है पूछ लेता है कि सिंधु सभ्यता का विस्तार दक्षिण में कहाँ तक है, तो महाराष्ट्र के अहमदनगर ज़िले में दैमाबाद स्थल है, ये सबसे दक्षिणी है। इसका विन्यास कुछ इस प्रकार से बनेगा कि मांडा जो है, मांडा जम्मू कश्मीर ये जो है सबसे उत्तरी हो जाएगा और दक्षिणी हो जाएगा दैमाबाद महाराष्ट्र। पूर्वी क्षेत्र उत्तर प्रदेश का जो है आलमगीरपुर मेरठ ज़िले में पड़ेगा, और जबकि सुतका गंडोर ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ेगा। सुतका गंडोर ये सबसे पश्चिमी जो है एरिया जो है सबसे पश्चिमी क्षेत्र है, सुतका गंडोर। तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चन आ सकता है और आता भी है कि मांडा जो है सबसे उत्तरी क्षेत्र कौन सा है, तो मांडा है। सबसे पूर्वी क्षेत्र कौन सा है, आलमगीरपुर मेरठ है। और जबकि सबसे दक्षिणी है तो महाराष्ट्र का दैमाबाद है। और सबसे पश्चिमी क्षेत्र अगर पूछ लेता है तो ये सुतका गंडोर बलूचिस्तान सिंध प्रांत में, ये जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। तो इस प्रकार से ये इसका विस्तार रहा है। तो विस्तार यहाँ तक जो है ये एक कंप्लीट हो गया है कि इसका विस्तार कहाँ तक था। इसके बाद नगर योजना की बात आती है। नगर योजना किस प्रकार की होती थी सिंधु सभ्यता में। सड़कें जो होती थी वो समकोण होती थी, जो एक दूसरे को आपस में काटती थी। यानी कि समकोण यानी नगर की जितने भी सड़कें थी, नगर की योजना इस प्रकार से बनाई गई थी। आजकल मॉडल कॉलोनी बसाई जाती हैं, उसी प्रकार से सिंधु सभ्यता को भी विकसित किया गया था। यानी कि समकोण काटती थी, यानी कि जैसे एक ये रोड गई है, एक ये रोड जा रही है, और इसी प्रकार से एक ये 90 डिग्री पे इस तरीके से ये जो है कोण बनता था रोड के किनारे किनारे, इस प्रकार से ये कोण बनता था। तो यहाँ पे जो है मकान बने होते थे, ऐसे 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 मकान बने होते थे। ये सब जो है इधर मकान बने होते थे।
और इनके जो है जो दरवाजे होते थे ये रोड की तरफ ना खुल करके ये बैक साइड में खुला करते थे। ये बैक साइड में जो है इधर की तरफ ऐसे ऐसे खुला करते थे। तो इस प्रकार से जो है ये नगर योजना हुआ करती थी। और इसके अलावा जो ये नगर बसाए जाते थे ये टीलों पे बसाए जाते थे, यानी कि जो है जो टीले होते थे जिसे माउंट होता है, माउंट की तरह मट्टी के ऊंचे ऊंचे टीले होते थे, उनके ऊपर ये नगर बसाए जाते थे। नगर को दो भागों में जो है बांटा जाता था, पश्चिमी और पूर्वी। पश्चिमी टीला एक अलग होता था और पूर्वी टीला अलग होता था, जिसमें ये नगर बसाए जाते थे। और इसके पश्चात पश्चिमी टीले अपेक्षाकृत ऊंचे होते थे, जबकि लेकिन छोटे होते थे, अपेक्षाकृत ये छोटे होते थे। यानी कि जो पश्चिमी टीला होता था ये जो है ऊंचे होते थे लेकिन छोटे होते थे। पश्चिमी टीले जो होते थे इसमें राजा का एक प्रकार से महल होता था, इसमें प्रशासनिक अधिकारी होते थे और इसमें अन्नागार भी जो है बनाया जाता था। यानी कि किसी भी प्रकार का सूखा पड़ जाए, दुर्भिक्ष ना पड़ जाए, सूखा ना पड़े, तो ऐसे समय में के बचाव के लिए राजा अपने टीले में अन्नागार की व्यवस्था करता था और वहाँ पर बड़े उसी अन्नागार को अपने पश्चिमी टीले में रखता था। जबकि जो पूर्वी टीला होता था अपेक्षाकृत बड़ा होता था और यहाँ पर जो है आवास होते थे, आम नागरिक रहा करते थे और इसमें नगर बसा हुआ होता था, आवास होते थे और अपेक्षाकृत ये बड़ा टीला होता था। इस टीले में आम नागरिक रहते थे, व्यापारी होते थे और शिल्पकार, कारीगर, श्रमिक रहते थे। पश्चिमी टीले में दुर्ग होता था जिसमें प्रशासनिक अधिकारी और भवन और अन्नागार होता था, ये हमने बता दिया है। पश्चिमी टीला रक्षा प्राचीर से घिरा होता था, जबकि पूर्वी टीला नहीं। यानी कि जो है जिसमें जिसमें शासक रहता था, इसके साथ साथ जो प्रशासक रहते थे, तो इन लोगों को जो है इन लोगों की रक्षा के लिए चारों ओर रक्षा प्राचीर यानी कि बाउंड्री जो है खींची जाती थी। इस टीले में होता था जिसमें आम नागरिक रहते थे, शिल्पकार रहते थे, श्रमिक रहते थे, व्यापारी रहते थे। इस टीले में किसी प्रकार की रक्षा प्राचीर यानी कि कोई भी बाउंड्री नहीं हुआ करती थी। इसके बाद आते हैं कुछ अपवाद भी जो है देखने को मिलता है। किस बात का अपवाद? जैसे कि जो है पहले बताया गया कि ज़्यादातर जो है टीले जो सिंधु सभ्यता जो बसी होती थी वो पूर्वी टीला और पश्चिमी टीले में बसी होती थी। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि कालीबंगा का क्षेत्र भी रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। कालीबंगा का नगर क्षेत्र यानी जो पूर्वी वाला जो है जो टीला होता था जिसमें आम नागरिक रहते थे, श्रमिक रहते थे, व्यापारी रहते थे, तो ये टीला भी रक्षा प्राचीर से कालीबंगा यानी कि जो कि राजस्थान में है वहाँ ये जो है इसका अपवाद देखने को मिलता है। इसके अलावा लोथल और सुरकोटदा या सुरकोटड़ा दोनों जो है प्रोनाउंसिएशन सही है। किसी किताब में सुरकोटदा मिलता है, किसी किताब में सुरकोटड़ा, तो दोनों सही है। लोथल और सुरकोटदा में दो अलग अलग टीले नहीं मिले हैं, बल्कि वहाँ पे जो शासक प्रशासक का टीला जो पश्चिमी टीला होता था और जो आम नागरिकों का टीला होता था ये एक ही टीला रहा है, दो अलग अलग टीले नहीं पाए गए हैं। ये सुरकोटदा में जो है लोथल और सुरकोटदा में जो है ये इस प्रकार के अपवाद मिले हैं। जबकि कालीबंगा जो है नगर क्षेत्र प्राचीर से घिरा हुआ पाया गया है। तो लोथल और सुरकोटदा में दो अलग अलग टीले नहीं मिले हैं, यानी कि जो है ये शासक वाला किला और आम नागरिकों वाला किला ये दोनों जो है एक ही किला पाया गया है। इसके बाद चनहूदड़ो एकमात्र नगर था जो कि दुर्गीकृत नहीं पाया गया है। चनहूदड़ो का जो नगर पाया गया है ये दुर्ग नहीं पाया गया है, यानी कि इसमें भी रक्षा प्राचीर से जो है घिरा हुआ नहीं पाया गया है। और धौलावीरा है ये 3 इकाइयों में बटा हुआ था, जो कि ज़्यादातर जितने भी जो है अभी तक नगर पाए गए हैं हड़प्पा क्षेत्र में या सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगर योजना रही है ये 2 टीलों में जो है बसाई गई थी, पूर्वी और पश्चिमी।
पश्चिमी को में जो है शासक वर्ग रहता था और पूर्वी टीले में आम नागरिक रहा करते थे, व्यापारी और श्रमिक मजदूर के इस तरीके से लोग रहते थे। जबकि जो है जो चनहूदड़ो रहा है, सॉरी धौलावीरा रहा है, तो धौलावीरा में, जबकि धौलावीरा जो रहा है ये 3 क्षेत्रों में जो है 3 इकाइयों में बटा हुआ पाया गया है। पूरा पश्चिम और मध्य का जो है कोई हिस्सा रहा है, उसमें भी जो है इस अलग जो है बसाया गया था। तो इस प्रकार से जो है ये इसकी नगर योजना रही है। इसके बाद हम लोग देखेंगे हड़प्पा कालीन प्रमुख नगर। तो इसमें हड़प्पा कालीन प्रमुख नगर में सबसे पहले नाम आता है हड़प्पा नगर का। हड़प्पा नगर की खोज सबसे पहले दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। ये पाकिस्तान के पंजाब राज्य के मांटगोमरी ज़िले में, जिसको अब आज के वर्तमान में शाहीवाल नाम से जाना जाता है, पुराना नाम इसका मांटगोमरी, ये एक ज़िला है पंजाब प्रांत में। तो वहाँ पर ये हड़प्पा नगर स्थित था सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पे। और इस नगर के पास जो नदी बहती है वो नदी है रावी नदी, और ये रावी नदी के बाएं तट पर हड़प्पा नगर स्थित है, बाएं तट पर। और इसका अब उल्लेख की बात कर देते हैं कि हड़प्पा नगर का सबसे पहले उल्लेख कब हुआ, कब ये जो है प्रकाश में आया। तो सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मेसन ने इसका उल्लेख किया था। और इसके बाद द्वितीय नंबर पे आता है, यानी दूसरे नंबर पे, कि 1856 में जॉन ब्रंटन, दूसरे नंबर पे आता है 1856 में जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन। इन लोगों ने कराची से लाहौर रेलवे लाइन बिछाने के लिए ईंटों का प्रयोग किया। तो जब ये लोग खंडहर से ईंटों को जो है निकाल रहे थे, उस ईंटे को बिछाने का कार्य कर रहे थे, रेलवे लाइन जो डाल रहे थे ये लोग, रेलवे लाइन के नीचे ईंटें बिछाने का जो है, ईंटों को जो है प्रयोग करना चाह रहे थे, उन्होंने ईंटों का प्रयोग किया। तो इसको जो है खुदाई में इनको प्राप्त हुआ, इस बात का ज्ञान हुआ कि ये ईंटें किसी कोई ऐसे साधारण ईंटें नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी विकसित सभ्यता इसके पीछे छिपी हुई है। तब इसके पीछे इसको जो है 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की, इसकी खुदाई की। तब इस खुदाई के पश्चात एक बहुत ही बड़ी विकसित सभ्यता प्रकाश में आई, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसमें जो कुछ भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनमें से अन्नागार प्राप्त हुआ है, जहाँ कर कि जो अन्न होता था, जो अनाज होता था, उसको रखने का, भंडार करने का बहुत ही बड़ा जो है ये भवन प्राप्त हुआ है। फिर अनाज कूटने का एक वृत्ताकार चबूतरा प्राप्त हुआ है और श्रमिक आवास इसके साथ में प्राप्त हुआ है। तो ये जो है मुख्य इसके साक्ष्य रहे हैं जो कि हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद देखते हैं मोहनजोदड़ो के विषय में। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खुदाई राखलदास बनर्जी ने की थी। ये मोहनजोदड़ो स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में स्थित है। नदी की बात कर लेते हैं तो सिंधु नदी की दाहिने तट पर स्थित है। और साक्ष्य की बात करें तो मोहनजोदड़ो से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण जो साक्ष्य है वो है स्नानागार, विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही साथ अन्नागार प्राप्त हुआ है, यानी कि एक नहाने का जो है बहुत बड़ा स्नानागार होता था नहाने के लिए, और अनाज रखने के लिए बहुत बड़ा अन्नागार भी प्राप्त हुआ है। इसके साथ साथ अन्न कोठार, यानी कि जो है बहुत बड़े बर्तन, जो ड्रम नुमा शायद होता था संभवतः ड्रम नुमा बर्तन प्राप्त हुआ है, जो कि जो है बहुत बड़े पैमाने पे जिसमें अनाज स्टोर करके रखा जा सकता था। इसके साथ साथ पुरोहित आवास भी प्राप्त हुआ है। विशाल स्नानागार की बात करें तो विशाल स्नानागार की जो
फर्श होती थी वो पक्की ईंटों की बनाई गई थी, और पास के कमरे के अंदर पक्का कुआं प्राप्त हुआ है। कमरे के अंदर कुआं जो है प्राप्त हुआ है, यानी कि उस समय सिंधु सभ्यता के निवासियों ने बहुत ही अच्छा ऐसा जो है सिस्टम, सुरक्षित कुआं जो है बनाने का प्रयास किया, ताकि उसमें किसी प्रकार के पानी से किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ ना हो सके और स्वच्छ पानी प्राप्त किया जा सके। इसके बाद स्नानागार में एक हौज बनाया गया, यानी कि जो है तालाब नुमा, या जिसको पाउंड कह सकते हैं, पाउंड बनाया गया, एक हौज बनाया गया। और उस हौज में जो है कुएं से, जो कमरे के अंदर से कुआं प्राप्त हुआ, उस कुएं से हौज में पानी डाला जाता था। स्नानागार के दक्षिण में गंदा पानी निकालने के लिए नालियां थी, और इस स्नानागार में का जो हौज था, उस हौज में उतरने के लिए दो तरफ पक्की सीढ़ियां भी बनाई गई थी। तो इस प्रकार से जो है ये पूरा स्ट्रक्चर रहा है मोहनजोदड़ो से प्राप्त खुदाई में। इस तरह का एक विकसित नगर जो है प्राप्त हुआ है। तो ये तो हो गए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। इसके बाद तीसरा नंबर आ जाते हैं चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो की खुदाई मजूमदार ने 1931 में किया था। यहाँ से मनका यानी कि मोती बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है, और इसके साथ यहाँ से जो मुद्रा प्राप्त हुई है उसमें से 3 घड़ियाल और 2 मछलियों की मतलब जो तस्वीरें प्राप्त हुई हैं। और यहाँ ईंटों पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान प्राप्त हुए हैं। तो यानी कि जो है जो पकी हुई ईंटें प्राप्त हुई हैं उसमें ऐसा जो है प्राप्त हुआ है जैसे कि किसी बिल्ली को पीछा करते हुए एक कुत्ता पीछा कर रहा है और बिल्ली आगे को भाग रही है। तो शायद ऐसा माना गया है कि उस समय जब ये ईंटें, कच्ची ईंटें जो है सुखाने के लिए रखी गई होंगी, उस समय बिल्ली वहाँ कहीं पर रही होगी और कुत्ते ने उसका पीछा किया। तो ये कच्ची ईंटों के ऊपर बिल्ली जब भागी तो कुत्ते और बिल्ली दोनों के निशान उस कच्ची ईंटों के ऊपर छप गए, और इन्हीं ईंटों को उठा करके बाद में पका लिया गया। तो इस प्रकार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि उस टाइम पे बिल्ली और कुत्ते का भी इस प्रकार से साक्ष्य मिलता है पंजे के आधार पर, ठीक है ना। इसके बाद एक और जो है एकमात्र साक्ष्य मिला है जो कि है कि यहाँ से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं, यानी कि सर्किल में ये एकमात्र चन्हूदड़ो ऐसा स्थल है जहाँ से कि जो है सर्किल में यानी कि वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा लिपस्टिक, काजल, कंघा और उस्तरा के भी साक्ष्य मिले हैं। इससे समझ में आता है कि संभवतः जो महिलाएं होती थी वो श्रृंगार करती थी। इसके अलावा पुरुष उस्तरा का भी इस्तेमाल करते थे, वो अपने शेविंग के लिए या अन्य किसी कार्य के लिए उस्तरा का इस्तेमाल करते थे। और एक चीज़ और है कि एकमात्र ये ऐसा स्थल है चन्हूदड़ो जहाँ से मिट्टी की पकी हुई पाइप नुमा नालियाँ प्राप्त हुई हैं। तो ये एकमात्र स्थल है जहाँ से पकी हुई मिट्टी की यानी कि पाइप नुमा नालियाँ, यानी कि पाइप के राउंड में गोल करके नालियाँ, इस प्रकार से पकी हुई मिट्टी की नालियाँ यहाँ जो है पाइप का चलन जो है, जैसे प्लास्टिक का आज के टाइम में प्लास्टिक के पाइप का इस्तेमाल होता है, तो उस समय प्लास्टिक का चलन तो था नहीं। तो पकी हुई मिट्टियों के पाइप बनाए गए थे और उसका नालियों में इस्तेमाल किया गया था। तो ये इम्पोर्टेंट रहा है इतना चन्हूदड़ो के विषय में। इसके बाद चौथा नंबर आते हैं लोथल। लोथल की खुदाई आर.एस. राव ने 1954 में कराया था, ठीक है। यह लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो भी कहलाता है, यानी कि इसे लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो कहलाता है। काफ़ी हद तक जो इसकी विशेषताएं हैं वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की भांति इसकी विशेषताएं हैं, इसलिए लोथल को भी लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है। यह भारत के गुजरात राज्य के अहमदाबाद ज़िले में स्थित है और यह भोगवा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। क्षेत्र पाया गया है ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। साक्ष्य इसमें जो प्राप्त हुए हैं इससे गोदीवाड़ा
यानी कि जिसे बंदरगाह कहा जाता है, जहाँ पानी के जहाज़ आते जाते हैं, तो ये गोदीवाड़ा वहाँ बंदरगाह जो है प्राप्त हुआ है। और इसके साथ साथ जल प्रबंधन की यहाँ पर उत्तम व्यवस्था रही है, क्योंकि दक्षिणी दीवार में जल निकास द्वार बनाया गया था। इसके साथ साथ उत्तर पश्चिमी किनारे पर से जो है 20 समाधियाँ प्राप्त हुई हैं और 3 युग्मित समाधियाँ प्राप्त हुई हैं। युग्मित यानी कि जोड़े में जो है 3 जो है समाधियाँ जो है प्राप्त हुई हैं, जहाँ पर कि जो है जोड़े में लोगों को दफन किया गया था। यहाँ पर से एक अग्नि कुंड प्राप्त हुआ है और एक चौड़ा भवन प्राप्त हुआ है, जो कि प्रशासनिक भवन का अनुमान लगाया गया है कि संभवतः ये प्रशासनिक भवन रहा होगा। इसके बाद चनहुदड़ों की तरह यहाँ से भी जो है मनका यानी कि मोती बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। इसके अलावा एक रंगाई कुंड प्राप्त हुआ है, शायद कपड़े रंगाई का कार्य किया जाता था। एक कुंड प्राप्त हुआ है रंगाई का, जो कि निचले नगर में स्थित है। इसके बाद 5वां नंबर आता है कालीबंगा की खुदाई अमलानंद घोष ने 1951 में किया था। कालीबंगा भारत के राजस्थान राज्य के गंगानगर जिले में स्थित है। इसके बाद नदी की बात कर लेते हैं, तो प्राचीन सरस्वती द्वजदती नदी घग्गर हाकरा तट पर स्थित है। इसके पश्चिमी टीले के नीचे प्राक संधव संस्कृति के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। तो इससे माना जाता है कि ये संस्कृति जो हड़प्पा संस्कृति रही है या हड़प्पा सभ्यता रही है, ये यहीं विकसित हुई है। ये कि कोई बाहर की सभ्यता नहीं थी, ये भारत में ही धीरे धीरे विकास क्रम में आगे बढ़ी है और विकसित होने के पश्चात एक विकसित नगर सभ्यता के रूप में हमको दिखाई देती है। क्योंकि अन्य क्षेत्रों में तो हमको पूरा का पूरा एक विकसित अवस्था में जो है नगर संस्कृति के रूप में हमको देखने को मिलती है। जैसे कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के क्षेत्र से हमें ग्रामीण क्षेत्र के जो है हमें कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं, लेकिन राजस्थान के कालीबंगा में जो इसका पश्चिमी क्षेत्र रहा है, पश्चिमी टीले के नीचे से प्राक सैंधव संस्कृति यानी कि सैंधव संस्कृति के जो पुराने प्राक जो है पुराने पहले के जो है संस्कृति रही है, जो कि ग्रामीण संस्कृति से विकसित होते हुए जो है हड़प्पा की विकसित नगर सभ्यता की ओर जो है हमें इसके साक्ष्य मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे ये प्रमाण जो है मिलता है कि जो हड़प्पा सभ्यता रही है या सिंधु सभ्यता रही है, वो जो है यहीं पर इसने जन्म लिया था और धीरे धीरे विकास का परिणाम रहा है, जो कि एक हमें विकसित नगर के रूप में हमको दिखाई देता है। इसके साथ साथ यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यहाँ से हल से जुते हुए खेत हमको मिलते हैं, हल से जुते हुए खेत। और इसके बाद कच्ची ईंटों के 5-6 कमरे भी जो है प्राप्त हुए हैं और युगल जो है शवाधान के भी साक्ष्य मिलते हैं, यानी कि एक साथ 2 लोगों के जो है अंतिम संस्कार किया गया है। इसके अलावा अंडाकार कब्रें जो है प्राप्त हुई हैं और एक बच्चे की खोपड़ी में 6 छेद पाए गए हैं। तो ये जो है इसका भी जो है प्रमाण मिला है कि शायद जो है कोई अटैक हुआ होगा। और इसके अलावा शल्य क्रिया के प्रमाण भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसके साथ साथ अलंकृत ईंटें भी प्राप्त हुई हैं। इससे जो है ये पता चलता है कि उस टाइम पीरियड में वहाँ के नागरिक जो थे वो अलंकरण से परिचित थे और इन्होंने ये अलंकरण इतनी पसंद थी कि उन्होंने ईंटों को भी खूबसूरत बनाने का प्रयास किया था। इसके बाद भूकंप के भी जो है सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद 6ठा नंबर आते हैं बनावली की खुदाई RS बिष्ट ने 1974 में करवाई थी, 1974 में। बनावली हरियाणा राज्य के हिसार ज़िले में स्थित है और यह सरस्वती नदी के जो कि विलुप्त हो चुकी है, सरस्वती नदी के किनारे ये स्थित है। यहाँ से मिट्टी का बना हुआ हल प्राप्त हुआ है और इसके अलावा बढ़िया किस्म का
जौ भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। इसके बाद यहाँ पर जो कि सिंधु सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता रही है जल निकासी। जल निकासी की जो है जल निकासी प्रणाली का यहाँ पर अभाव मिला है। यहाँ यानी कि जो है जल निकासी प्रणाली का यहाँ पर जो अभाव रहा है, जल निकासी की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं थी, जैसा कि सिंधु सभ्यता के अन्य क्षेत्रों से मिला है। और कई मकानों से अग्निवेदियाँ प्राप्त हुई हैं, तो संभवतः ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि शायद जो है अग्नि की पूजा होती थी। और इसके अलावा यहाँ से अर्धवृत्ताकार ढांचे प्राप्त हुए हैं, तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये ढांचे मंदिर होने की जो है संभावना अधिक व्यक्त करते हैं। तो शायद मतलब ऐसा विद्वानों का मानना है कि शायद यहाँ पर मंदिर रहा होगा। इसके बाद 7वां नंबर आता है धौलावीरा। धौलावीरा की खुदाई जेपी जोशी ने 1967-68 में कराई थी। यह गुजरात के कच्छ ज़िले में स्थित है। गुजरात के कच्छ ज़िले के में जो है खादिर नाम का एक द्वीप है। कच्छ के रन में एक द्वीप है जो कि खादिर नाम है उस द्वीप का, वहाँ पर ये धौलावीरा स्थित है। धौलावीरा का अर्थ होता है सफ़ेद, और धौला का अर्थ होता है सफ़ेद और वीरा का अर्थ होता है कुआं। तो इस प्रकार से वहाँ पर टीले में एक पुराना कुआं था, जिसके नाम के आधार पर धौलावीरा का अर्थ जो है सफ़ेद कुआं इसका मतलब होता है। तो इसी के आधार पर इसका नाम धौलावीरा, इस जगह का नाम धौलावीरा पड़ गया। ये नगर जो है आयताकार के रूप में पाया गया है। यह नगर 3 भागों में बटा हुआ है। तो अपवाद के विषय में मैंने इससे पहले बताया था कि धौलावीरा एक ऐसा स्थल खुदाई में प्राप्त हुआ है जो कि सिंधु सभ्यता की जो विशेषता रही है वो पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला 2 भागों में जो है अभी तक पाए गए हैं। लेकिन धौलावीरा अपने आप में अपवाद स्वरूप एक ऐसा नगर जो है निकल करके खुदाई में ऐसा प्राप्त हुआ है जो कि 3 भागों में बटा हुआ है। पहला जो है किला के रूप में, और दूसरा मध्य नगर, और तीसरा निचला नगर। इसके अलावा यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से घोड़े की हड्डियाँ वगैरह प्राप्त हुई हैं, और पशु की कांस्य की मूर्ति यानी पशु के कांस्य की जो है एक आकृति प्राप्त हुई है, या मूर्ति जिसे कह सकते हैं प्राप्त हुई है। और यहाँ से अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसमें 9 वर्ण 9 अक्षर जो है प्राप्त हुए हैं। इसके बाद एकमात्र यहाँ से क्रीड़ागार प्राप्त हुआ है। क्रीड़ागार आप लोग जानते होंगे, स्टेडियम जिसको कहते हैं। तो ये एक ऐसा स्टेडियम वहाँ से एकमात्र नगर धौलावीरा है जहाँ से कि स्टेडियम प्राप्त हुआ है। इसके अलावा नेवले की पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है। ये पूछ सकता है एग्जाम में, जो इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं कि नेवले की जो मूर्ति वो प्राप्त हुई है वो किस धातु की है। तो गाइस ये जो है धातु नहीं है बल्कि ये पत्थर है। पत्थर की जो है ये मूर्ति प्राप्त हुई है। और यहाँ से विशाल जलाशय प्राप्त हुआ है। जल संरक्षण तकनीकी से ये लोग मतलब जल संरक्षण तकनीकी ये लोग जानते थे। इस प्रकार से कह सकते हैं ये लोग जल संरक्षण तकनीकी से परिचित थे। और क्योंकि इसके साक्ष्य के रूप में जो है प्रमाण के रूप में जो है वहाँ बांध के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और जल को एक जगह संरक्षित करने के लिए जलाशय का भी जो है वहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यहाँ से एक विशाल गिरा हुआ साइन बोर्ड प्राप्त हुआ है जिसमें बड़े बड़े जो है अक्षर प्राप्त हुए हैं। बड़ा बड़ा जो है बड़े अक्षरों में लिखा हुआ लेख प्राप्त हुआ है। किंतु यह चीज़ भी हम पहले बता चुके हैं कि जितने भी वहाँ पर अभी तक लेख प्राप्त हुए हैं, किसी भी लेख को वहाँ की जो सिंधु सभ्यता से जो भी लिपि प्राप्त हुई है या लेख प्राप्त हुआ है या लिखित साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, उसको रीड नहीं किया जा सका है। लेकिन जो है ये बहुत बड़ा जो है विशाल बोर्ड था कि जो कि जो है एक लकड़ी का बोर्ड बनाया गया था, जिसको उसमें लकड़ी के अंदर खुदाई करके उस पटरे में
खुदाई करके और उसमें चूना भर करके, सफ़ेद रंग का चूना भर करके उसको जो है लगाया गया था। लेकिन बाद में शायद किसी वजह से, या भूकंप आया होगा या कोई और वजह रही होगी, जिस वजह से ये साइन बोर्ड उस नगर के मुख्य प्रवेश द्वार पे लगा हुआ था और वो गिर करके नीचे आ गया। तो इस साइन बोर्ड से जो है बड़े बड़े अक्षरों में, सबसे बड़े अक्षर में यही धौलावीरा से ये प्राप्त हुआ है। तो ये जो है इसमें जो चित्राकार या संकेताकार संकेताक्षर जो प्राप्त हुए हैं वो इसमें करीब 10 अक्षर प्राप्त हुए हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा साक्ष्य है, बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य है। लेकिन विडंबना ये है कि अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सका है। तो दोस्तों जो है अभी हमने यहाँ पर जो है हड़प्पा काल के जो प्रमुख नगर रहे हैं उनके विषय में हमने यहाँ पर जो है जिक्र किया है। इसके बाद और भी बहुत सारे नगर हैं, तो वो जो है छोटे छोटे जो है नगर हैं, लेकिन वो बहुत काफ़ी हैं अभी। तो इतने जो है बहुत सारे नगरों के विषय में हम यहाँ पर चर्चा वीडियो के माध्यम से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा भी हो जाएगा और आगे के और भी चैप्टर हैं उनको जो है फिर पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। तो हम जो यहाँ पर मुख्य चीज़ें होंगी हम उसको बता देंगे। बाकी आप लोग अपनी जो है कुछ और टेक्स्ट बुक्स पढ़ते रहिए, तो उनसे भी आप लोगों को ज्ञान मिलता रहेगा। आगे भी जो है और भी सिंधु सभ्यता के अभी और भी काफ़ी सारे टॉपिक हैं, तो जिनके विषय में आगे हम बात करेंगे। और आज हम यहीं पर इस टॉपिक को यहीं पर स्टॉप करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है इसमें जो महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे हम लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो लोग अभी तक हमारे चैनल में नए हैं तो वो लोग सब्सक्राइब कर लें और बराबर में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस कर लें। इससे हमको जो है आप लोग जब लाइक कर देते हैं, सब्सक्राइब कर लेते हैं चैनल को, तो इससे हम जो है मोटिवेट होते हैं। तो आप लोगों का जो है बहुत ही शुक्रगुजार हूँगा मैं, और आप लोगों को थैंक यू भी बोलता हूँ जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, और उम्मीद करते हैं कि जो लोग भी हमारे चैनल को देख रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। इसके बाद साथ में बराबर में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और अपने जितने भी सोशल मीडिया में आप लोगों का अकाउंट बना हुआ है वहाँ हमारी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और कोई भी किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो, कोई इशू हो, तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।